Welcome to the session on Indian Constitution, a very important chapter for your general understanding, for your school examination, for your competitive exams. Moreover, this topic holds its importance with you as the center or with you as a citizen of India, and the roles and responsibilities which you have towards the nation and the nation has towards you. आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बेसिक बातें सीखेंगे, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे, इनकी हिस्ट्री को समझेंगे। बात शुरू होती है कि किसी भी सोसाइटी में अगर आप रहते हैं या अगर आप किसी भी सोसाइटी के पार्ट हैं, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मल्टी रिलीजन। हमारा भारत देश जो है इसमें अलग अलग जाति और अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, और जब यहाँ पर अलग अलग जाति और अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, तो सभी के रूल्स एंड रेगुलेशंस में भी काफ़ी फर्क है, सभी के रिचुअल्स में भी काफ़ी डिफरेंस है। तो आखिर इन सभी अलग अलग रिलीजन के, कास्ट के, कल्चर के लोगों को एक करने का काम करता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टार्ट करेंगे बेसिक डिस्कशन। अ सोसाइटी ऑल्सो हैव कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स दैट मेक इट व्हाट इट इज एंड डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर काइंड ऑफ सोसाइटी। हर एक सोसाइटी के अपने कुछ रूल्स होते हैं। इन लार्ज सोसाइटीज इन विच डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल लिव टुगेदर। लार्ज सोसाइटी मतलब एक बड़े स्टेट की बात हो सकती है, एक कंट्री की बात हो सकती है, जहां अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वहां पर भी कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए, एंड दीज रूल्स आर फॉर्मुलेटेड थ्रू कंसेंसस। कंसेंसस मतलब सारे लोग आपस में मिलकर इसके लिए रूल बनाते हैं। In modern countries, this consensus is usually available in written form. और मॉडर्न कंट्रीज में, एडवांस कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में ये जो भी रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं, जो आपस में मिलकर बनाए हैं, इसे हम रिटन फॉर्म में ले आते हैं, इसे हम लिख लेते हैं। और ऐसे ही एक रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स थ्रू विच द कंट्री विल बी गवर्न्ड इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा ही एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हमारी सोसाइटी को, हमारी कंट्री को कैसे गवर्न किया जाएगा, कैसे रन किया जाएगा, सारे रूल्स इसमें लिखे हैं, इसी को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। सो इट्स बेसिकली अ रूल बुक ऑफ आवर कंट्री। नाउ लेट अस डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इन 1934 द इंडियन नेशनल कांग्रेस made the demand for constituent assembly। क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मींस ऐसी असेंबली, ग्रुप ऑफ पीपल जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे। तो यहां पर क्वेश्चन बन सकता है, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम द डिमांड मेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? आंसर इज 1934। ये क्वेश्चन इसलिए बन सकता है क्योंकि टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। आगे बात करेंगे ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 to 1945. This assertion for an independent constituent assembly formed only of Indians gained momentum, and this was convened in December 1946. वॉर का टाइम था, ब्रिटिश फोर्सेस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफी लॉस में थे और थोड़े वीक हो गए थे, और जब ये वीक हो गए थे वो हमारे लिए सबसे अच्छा टाइम था टू डिमांड एंड रादर स्ट्रांगली डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओनली बाय इंडियंस। इसके पहले कई सारे गवर्निंग ग्रुप्स तो थे, पर उसमें लीड कौन करते थे? ब्रिटिश ऑफिशियल्स उसमें लीड करते थे। तो पहली बार इन्होंने डिमांड किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ऐसी बनाई जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियंस होंगे, और फाइनली इसको एक्सेप्ट कर लिया गया दिसंबर 1946 में। इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, व्हेन वाज the acceptance of formation of constituent assembly was done? It was in December 1946 में असेंबली बन गई। आगे एक छोटी सी फोटोग्राफ है, टेक्स्ट बुक की फोटोग्राफ है, इसमें बताया हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अलग मेंबर्स हैं, आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, भीमराव अम्बेडकर जी हैं, राइट, जी डी मावलंकर हैं। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, राइट। आगे बताएं।
Now between December 1946 and November 1949 the Constituent Assembly drafted a constitution for independent India. तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ वो किस पीरियड में हुआ, दिसंबर 1946 टू नवंबर 1949, ऑलमोस्ट 3 ईयर के पीरियड में हुआ। और फाइनली इस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर अब हम वी वर फ्री, अब हम आजाद थे टू शेप द डेस्टिनी आफ्टर 150 years of British rule. The members of Constituent Assembly approached this task with a great idealism that the freedom struggle had helped produce. अब ये वो पीरियड है जब हमने कई सारे मूवमेंट कर लिए थे, कई सारे हमने एसोसिएशन फॉर्म कर लिए थे, कई सारे प्रोटेस्ट कर चुके थे और हम अब फ्रीडम का मतलब जान चुके थे। तो हमने इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए अपनी पूरी जोर लगाई, अपना सारा इंटेलिजेंस यूज़ किया, सारे लोगों का ध्यान रखा, हमारे कंट्री के अलग अलग स्ट्रटा मतलब भिन्न भिन्न तरह के सोसाइटी से लोग, जैसे बहुत गरीब लोग हैं, एजुकेटेड हैं, अनएजुकेटेड हैं, वुमेन हैं, सभी को ध्यान में रखते हुए हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन स्टार्ट किया। और जो फोटोग्राफ आपने देखी उसमें प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू वाज एड्रेसिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। Now today most of the countries in the world have a constitution. While all the democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all the countries that have a constitution are democratic. Let us understand the meaning. इस सेंटेंस में ये कहना चाहते हैं कि जो भी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है उनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर है, पर यह ज़रूरी नहीं है कि जिस भी कंट्री के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक है। अब इसका जो हिडन मीनिंग है वो ये है कि डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब all the citizens have equal rights, citizens have the right to choose their contestant, their representatives, contestant have the right to choose their representatives, है ना। एक्चुअल जो डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब होता है ये होता है कि लोग अपना जो लीडर है वो खुद चूज कर सकते हैं। दिस इज द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री। और जहां पर भी ये बेसिस माना गया है वहां पर उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के रिटन रूल्स हैं। पर कई ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो बना लिया है पर वो डेमोक्रेसी के सारे रूल्स को फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल कई कंट्रीज में अभी भी ऐसा होता है जहां पर इलेक्शंस फोर्स्ड होते हैं या कंट्रोल्ड होते हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है वो इलेक्शंस को कंट्रोल कर लेती है। इसका एक एग्जाम्पल हमारा नेबर नेपाल है, उसका एक एग्जाम्पल हम देखेंगे कि नेपाल में क्या क्या प्रोटेस्ट हुए हैं। और यहां पर आगे बात करते हुए द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पसेस की कॉन्स्टिट्यूशन कई सारे पर्पसेस को पूरा करता है। फर्स्ट, इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। मतलब पहला, ये हमें एक आउटलाइन देता है, ये हमें एक स्ट्रक्चर देता है कि हमारा देश कैसा हो, उस देश के सिटीजन्स कैसे हों, उस देश में रहने वाले सिटीजन्स अपनी कंट्री के बारे में क्या सोचते हो। तो सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन का काम है वो ये है कि हमारा देश किस तरह का होगा, हमारे सिटीजन्स किस तरह के होंगे, वो किस तरह रहेंगे, वो क्या रूल्स को मानेंगे। और पुट अनदर वे, अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटीज। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बताने का काम करता है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सेंटेंस बन सकता है ट्रू फॉल्स में, दैट कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। यस, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें यह बताएगा कि हमारी सोसाइटी कैसी है। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हार्मनी की बात लिखी है, पीस की बात लिखी है, ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात लिखी है, तो हमारी सोसाइटी उसी तरह बिहेव करेगी। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें मिसिंग हैं तो शायद सिचुएशन उतनी अच्छी ना हो, है ना। लोग आपस में एक दूसरे के प्रति वायलेंस भी करें, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे रूल्स लिखे हुए हैं, इसका मतलब हमारी सोसाइटी भी उस तरह बिहेव करेगी। सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन हमें यह बता देगा कि इस कंट्री के लोगों का नेचर कैसा है, सोसाइटी कैसी है, लोगों में आपस में हार्मनी है या नहीं, प्रॉस्पेरिटी है या नहीं, कंट्री में ग्रोथ है या नहीं, कंट्री में एजुकेशन है या नहीं। सो दिस विल बी द बेसिक फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। गोइंग फर्दर, इट सेज a country is usually made up of different communities who share certain beliefs but may not necessarily agree on all the issues. बात यहाँ हो रही है एक देश में रहने वाले अलग अलग कम्युनिटीज की। अब
यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिया। इंडिया जैसे हमने बताया कि यहाँ पर अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, अलग अलग जाति को मानने वाले लोग हैं। यहाँ पर सिख्स हैं, यहाँ पर पारसी लोग हैं, यहाँ पर मुस्लिम्स हैं, यहाँ पर हिंदू हैं, राइट, यहाँ पर जैन हैं, यहाँ पर बुद्ध धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, राइट, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले लोग हैं। और बेस्ड ऑन योर पर्सनल जजमेंट व्हाट यू सी अराउंड द सोसाइटी, आपने ये देखा होगा कि हर एक रिलीजन के, हर एक कम्युनिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग अलग होते हैं। तो अगर अलग अलग कम्युनिटीज के रूल्स, रिचुअल्स, बिलीव्स अलग अलग हैं, तो आखिर उनको यूनाइट करने के लिए सबसे अच्छा जो सेट ऑफ रूल्स हो सकता है वो कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, विच इज यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल टू एवरीबडी। आप किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कम्युनिटी के हो, कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स आपको बाउंड करेंगे उसे फॉलो करने के लिए। सो अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट ऑल पर्सन्स इन अ कंट्री कैन अग्री अपॉन एज द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न्ड। यहां पर इसका मीनिंग ये हुआ कि चाहे किसी भी कम्युनिटी के लोग हों, सभी कम्युनिटी का एक कॉमन गोल है कि जहां आप रहते हैं, जिस देश में आप रहते हैं, या जिस कम्युनिटी में, जिस एरिया में आप हैं, उसकी ग्रोथ हो, वहाँ डेवलपमेंट हो, वहाँ प्रॉस्पेरिटी हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ सच फीचर्स हमने कुछ ऐसे रूल्स बनाए जिसको सारे कम्युनिटी के लोग, अलग अलग जाति के, धर्म के, समुदाय के लोग अग्री करेंगे और जैसा वो चाहते हैं कि हमारे देश को गवर्न किया जाए, उस रूल्स पर सारे के सारे आकर एक हो जाएंगे। This includes not only the type of government but also an agreement on certain ideals that they all believe the country should uphold। और ये जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं है, वो उनके खुद के लिए भी हैं, जो वो चाहते हैं कि हमारे देश के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होने चाहिए उसके बेसिस पर ये कॉन्स्टिट्यूशन सर्व हमें करेगा। Now let us understand one of our neighboring countries. The country of Nepal has witnessed several people's struggle for democracy. Nepal, we know that Nepal was a monarchy. नेपाल में डेमोक्रेसी नहीं थी। मोनार्की वॉज राजा, राजा का बेटा फिर से राजा बन जाएगा। That was the structure followed in Nepal. And the people of Nepal, they were asking for democracy. There was a people's struggle in 1990 that established democracy that lasted for 12 years until 2002. क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट टाइम नेपाल में डेमोक्रेसी कब एस्टैब्लिश हुई थी? 1990 में हुई थी। कितने साल चली? 12 साल चली। 2002 में एंड हो गई। कैसे एंड हो गई समझते हैं। इन अक्टूबर 2002 द किंग ज्ञानेंद्र, वहां के राजा थे, साइटिंग द माओइस्ट अपराइजिंग। माओइस्ट क्या होते हैं? जो ट्रबल मेकर्स होते हैं, उनको अर्बन नक्सलाइट्स आप बोल सकते हैं, जो मे बी किंग के अगेंस्ट होंगे। उन्होंने बोला कि माओइस्ट अपराइजिंग हो रहा है जो कंट्री साइड में हो रहा है, और ये रीजन बताकर उन्होंने क्या किया, यूजिंग द आर्मी हेल्प ही स्टार्ट taking the control of the government, began taking over different aspect of the government with the army's assistance। क्या रीजन दिया उन्होंने कि माओइस्ट की अपराइजिंग हो रही है कंट्री साइड में। कंट्री साइड मतलब जो रूरल एरियाज होते हैं वहां पर, और इस वजह से मैं अब इस देश का कंट्रोल फिर से लेने जा रहा हूं। और उन्होंने क्या यूज किया? आर्मी का पावर यूज किया। The king finally took over as the head of the government in February 2005, और फरवरी 2005 तक पूरी तरह उन्होंने गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लिया, वो गवर्नमेंट के हेड बन गए। But in November 2005, the Maoists joined the other political parties to sign a 12-point agreement। अब भाई जब ज्ञानेंद्र राजा बन गए, तो राजा बनने के बाद वो अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने लगे, कंट्री को अपने हिसाब से चलाने लगे, जो कि शायद थोड़ा अनपॉलिटिकल था, शायद अनडेमोक्रेटिक था, लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। तो ये जितने भी माओइस्ट लोग थे, बेसिकली जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने क्या किया? अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन कर लिया और किंग ज्ञानेंद्र के साथ एक 12-point अग्रीमेंट, जो भी उनके रूल्स या रेगुलेशंस रहे होंगे, उनके साथ एक 12-point अग्रीमेंट साइन किया। अब ये 12-point अग्रीमेंट टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, तो हमें इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बस हाँ ये पूछा जा सकता है कि कितने पॉइंट का अग्रीमेंट था, क्योंकि दिया है तो 12 का अग्रीमेंट था। और इस एग्रीमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट, दिस इट सिग्नल टू द लार्जर पब्लिक एन इमिनेंट रिटर्न टू डेमोक्रेसी एंड पीस। तो उन्होंने बोला कि भाई हम लोगों, सभी को, लोगों को क्या देंगे? हम डेमोक्रेसी देंगे, हम पीस देंगे। बट अब फिर से क्या होता है? इन 2006 दिस पीपल मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी बिगेन गेनिंग इमेंस फोर्स। अब फिर से उन्होंने 2006 के आसपास क्या कर दिया? फिर से डेमोक्रेसी के लिए जोरों शोरों से अपनी सारे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए, मूवमेंट्स करना शुरू कर दिए।
It repeatedly refused the small concessions that the king made, and finally in April 2006 the king restored the third parliament and asked the political parties to form a government. अब ज्ञानेंद्र राजा भी क्या करते हैं, प्रोटेस्ट रुक ही नहीं रहा था, तो फाइनली 2006 में उन्होंने गिव अप कर दिया और उन्होंने बोला कि ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये सब मिलकर क्या बनाएंगी, गवर्नमेंट बनाएंगी, और वहाँ पर इलेक्शन की बात होने लगी. फाइनली इन 2008 नेपाल बिकेम अ डेमोक्रेसी आफ्टर अबॉलिशिंग द मोनार्की. 2008 में ये खत्म हो गया. तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि नेपाल में मोनार्की कब खत्म हुई और डेमोक्रेसी कब ऑफिशियली कंप्लीटली शुरू हुई. इन 2008 द फोटोज आर शोइंग द मूवमेंट सीन्स ऑफ 2006. ये आगे जो पिक्चर्स हैं ये मूवमेंट को दिखा रहे हैं, लोग कैसे सड़कों पर उतर आए हैं और वो डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे हैं. Further it says, in the recent history of Nepal, a country that borders India on the north, until recently Nepal was a monarchy. तो अभी अभी नेपाल में डेमोक्रेसी हुई है और उसके पहले वहाँ पर क्या चल रही थी, मोनार्की चल रही थी. The previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected the fact that the final authority rested with the king. गलत बात है ये, क्योंकि अगर आप सारी की सारी पावर किंग को दे देंगे या हेड ऑफ द गवर्नमेंट को दे देंगे, then he can misuse it. A people's movement in Nepal fought for several decades to establish democracy, and in 2006 they finally succeeded in putting an end to the powers of king. तो ज्ञानेंद्र राजा जो थे उन्होंने जो अपने पावर्स अलग अलग तरह के टाइम टू टाइम वो यूज़ करते थे और वो लोगों का उतना नहीं सोच रहे थे एज कम्पेयर टू हिज पर्सनल वेलफेयर एंड बेनिफिट. तो ये सारी चीज़ें कब खत्म हुई, 2006 में खत्म हुई. द पीपल had to write a new constitution to establish Nepal as a democracy. The reason that they did not want to continue with the previous constitution because it did not reflect the ideals of a country that they want Nepal to be and that they have fought for. तो इसके पहले भी उनका कॉन्स्टिट्यूशन तो था, पर कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स को वो प्रॉपर राइट्स नहीं दिए गए थे जो उन्हें मिलने चाहिए एक कंट्री के अंदर. प्लस उसमें कंट्री के लिए वो अच्छी बातें नहीं बताई गई थी जो एक कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए, जो उसका बेसिक फंक्शन होना चाहिए, जो स्ट्रक्चर होना चाहिए था. इसकी वजह से फाइनली इन लोगों ने 2006 में ज्ञानेंद्र किंग के जो पावर्स थे, जो उनकी रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, उनको कम्प्लीटली एंड कर दिया और 2008 से वहाँ पे कम्प्लीटली डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई. नाउ आफ्टर एनफोर्सिंग डेमोक्रेसी by the political parties of Nepal, it was very very important to change the constitution also. Why was it important to change? उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज कराया. क्यों चेंज कराया समझते हैं. एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल इन विच अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स विल चेंज द गेम ऑल टुगेदर. Nepal, by moving from a monarchy to a democratic government, needs to change all its constitutive rules in order to usher a new society. यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि लोगों ने मोनार्की को खत्म किया और मोनार्की को खत्म करके डेमोक्रेसी लेकर आए. लेकिन हमें एक बात याद रहे कि जो इनके राजा थे ज्ञानेंद्र जी, उन्होंने डेमोक्रेसी के रूल्स को भी अपने हिसाब से बना लिया था, क्योंकि उन्होंने अपनी एक गवर्नमेंट भी फॉर्म कर ली थी. तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने हिसाब से बना लिया था जिसमें सारी की सारी पावर्स उन्होंने किंग को दे दी थी. तो जब लोगों ने मोनार्की को खत्म किया तो उन्होंने ये भी माना कि अब हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन जो राजा ने बनाया हुआ है उसे भी चेंज करना जरूरी है. दिस इज वाई द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री इन 2015. क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेपाल में नया कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था. 2015 में किया गया था. द कैप्शन अलोंगसाइड इलैबोरेट्स नेपाल्स स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी. उसका ये उन्होंने कैप्शन भी दिया कि नेपाल का जो स्ट्रगल था डेमोक्रेसी का वो क्या था, या उसका उन्होंने साइड में एक लाइन बनाकर रखी. नाउ दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पर्पज है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम. ये भी काम है कॉन्स्टिट्यूशन का. इसको समझने के लिए नेपाल का ये एग्जांपल समझते हैं. नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो अकॉर्डिंग टू द ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशन और ऑफ नेपाल, उन्होंने ऐसा रूल बना लिया कि जो भी रूल होगा, जो भी रेगुलेशंस होंगे, वो किसके के द्वारा गवर्न किए जाएंगे, किंग के और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के. नाउ द कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड टू द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, the constitution will define the role of not only the citizens but also the role of leaders. कि क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस होंगे, कंट्री को गवर्न करने के क्या गाइडलाइंस होंगे, कौन कंट्री को रूल करेगा, किस तरह से रूल किया जाएगा. ये भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिन देशों में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का ये भी रूल है.
that it will lay out certain important guidelines that govern decision making within these societies. कि डिसीजन मेकिंग वहां पर कौन करेगा, ग्रुप ऑफ पीपल करेंगे या हेड करेगा, जैसे यहां पर राजा ने और अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने डिसाइड कर लिया कि सब कुछ हम ही करेंगे. बट अगर ऐसा हो रहा है तो वो तो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है. तो दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन का रोल है वो ये है कि वो कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को भी डिफाइन करता है. इन डेमोक्रेसी वी चूज अवर लीडर्स so that they can exercise power responsibly on our behalf. डेमोक्रेसी में हम क्या करते हैं, हम अपने लीडर्स को चूज करते हैं. क्यों? ताकि वो हमारे लिए काम कर सके, हमारे लिए डिसीजंस ले सके, हमारे बेटरमेंट के लिए काम कर सके. However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority. And the constitution usually provides safeguard against this. भाई अब अगर आप किसी पर्सन को पूरी की पूरी पावर दे रहे हो तो हो सकता है कि वो उसका गलत इस्तेमाल कर ले. तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए भी प्रावधान बनाया गया है कि भाई कोई जो आपके जो लीडर्स हैं वो इसका मिसयूज ना कर सके और कहीं आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपके अगेंस्ट ना चला जाए. तो उससे भी प्रोटेक्शन हमें देने का काम क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन करेगा. वो पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करेगा. द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस, जो अभी हम एक एग्जाम्पल में देखते हैं. टेक्स्ट बुक में दिया हुआ एक एग्जाम्पल है. यहाँ पर एक क्लास में आप देख सकते हैं, क्लास चल रही है और ये जो बॉय खड़ा है ये क्लास का मॉनिटर है. टीचर पढ़ा रही हैं पर सडनली टीचर को क्या हुआ, बाहर जाना पड़ा क्लास से. अब टीचर को क्लास से बाहर जाना पड़ा तो टीचर ने क्लास मॉनिटर को बोला कि भाई मैं अब बाहर जा रही हूँ और आप क्लास का ध्यान दीजिएगा और अगर कोई शैतानी करे तो आप उसका नाम लिखिए या उसको आप रिपोर्ट करिए. अब ये जो क्लास मॉनिटर है, क्लास मॉनिटर ने क्या किया, जैसे ही टीचर बाहर गई तो इसने क्लास पर ध्यान दिया. लेकिन इस क्लास मॉनिटर की एक लड़के से दुश्मनी है. तो इसने सोचा ये अच्छा मौका है, जब टीचर वापस आएगी तो मैं अपना बदला इस लड़के से ले लूंगा. ये क्लास मॉनिटर ने ऐसी बदमाशी कर दी. तो अगर यहाँ पर समझाने का मतलब है कि अगर आप किसी एक पर्सन को, ये इलेक्टेड पर्सन है, मॉनिटर क्या होते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं ना, चूज किए जाते हैं. अगर आपने किसी एक पर्सन को पूरी अथॉरिटी दे दी तो वो क्या कर सकता है, इसका मिसयूज कर सकता है. उसने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया है ना, अपने दुश्मन को उसने फंसा दिया, टीचर से डांट पड़वा दी. तो यहाँ पर यही वो बात कर रहे हैं कि अथॉरिटी इस तरह ना दे दी जाए कि उसका पूरा का पूरा मिसयूज कर सके. और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी हमारे रूल्स बनाए गए हैं कि हमारी जो लीडर्स हैं वो अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल ना कर सके. आगे बता रहे हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज आउट रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स. तो ऐसे भी रूल्स हैं कि अगर उन्होंने कुछ गलत काम किया तो उनके अगेंस्ट भी क्या उनको पनिशमेंट वगैरह दी जा सकती है या क्या उनके अगेंस्ट भी हम एक्शंस ले सकते हैं. In case of Indian Constitution, many of these laws are contained in the section on fundamental rights. इसमें कई सारे जो लॉज हैं वो फंडामेंटल राइट्स के सेक्शन में हमें बताए हुए हैं कि अगर हमारे लीडर्स हमारे साथ कुछ गलत करें या अथॉरिटीज गलत करें तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, टू ऑल पर्सन एंड सेज दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ. ये बता रहा है कि सभी जो हमारे सिटीजन्स हैं वो सारे इक्वल हैं और हम किसी भी सिटीजन के में भेदभाव नहीं कर सकते. किस बेसिस पर, जाति के बेसिस पर, धर्म के बेसिस पर, उनके कास्ट के बेसिस पर, उनके जेंडर के बेसिस पर या उनके प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर हम किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. द राइट टू इक्वालिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, सारे सिटीजन्स को दिया है. नेक्स्ट, से अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज आफ्टर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, another very important which the constitution will play in a democracy is to ensure that the dominant group does not use its power against other less powerful people or groups. इसका एक और फंक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का कि सपोज किसी कंट्री में कोई डोमिनेंट ग्रुप है. डोमिनेंट ग्रुप का मतलब उसकी पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिया, इंडिया में हिंदू पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन एनी अदर पॉपुलेशन. तो अगर हिंदू पॉपुलेशन जो कि डोमिनेंट है, राइट, जो कि मेजॉरिटी में है, वो चाहे तो जो माइनॉरिटीज़ के ग्रुप्स हैं जैसे सिख पीपल हैं, क्रिश्चियन पीपल हैं, जैन पीपल हैं, बुद्ध पीपल, तो उनके अगेंस्ट वो अपना डोमिनेंस यूज कर सकती है, उनको परेशान कर सकती है, उनको ट्रबल कर सकती है. तो इसके अगेंस्ट भी सिक्योरिटी देने का काम कौन करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ही करेगा. इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं. टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है. यहाँ पर बॉयज क्या बोल रहे हैं, बॉयज बोल रहे हैं कि हम क्रिकेट खेलेंगे.
गर्ल्स बोल रही हैं कि नहीं हम बास्केटबॉल खेलेंगे। अब बॉयज़ क्या है, बॉयज़ मेजॉरिटी में है, तो बॉयज़ ने डिसाइड कर लिया नहीं हमें क्रिकेट खेलना है, और गर्ल्स को थक हार के उनकी बात, क्योंकि उनकी नंबर्स क्या थी, लेस थी। तो यहाँ पर क्या है, वी ऑलवेज हैव टू डू व्हाट द बॉयज वांट टू बिकॉज दे आर इन मेजॉरिटी। तो ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूट ऐसा भी हो सकता है किसी कंट्री में कि जो डोमिनेंट ग्रुप है, जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो अपनी मनमानी करें, वो अपने हिसाब से रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए, उन्हें समय समय पर चेंज भी करें। तो इसके अगेंस्ट भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करेगा। ऐसा नहीं कि जो ग्रुप डोमिनेंट है या जो मेजॉरिटी में है वो अपनी मनमानी करेगा। आगे वो यही बताना चाह रहे हैं that such unhealthy situation can occur in democratic societies too, where a majority can continuously enforce decisions that exclude minorities and go against their interest. फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी कंट्री में ही बात करें तो भाई हिंदुइज्म में ऐसे कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए जा सकते हैं। जैसे क्या रेगुलेशंस लगाए जा सकते हैं, ऐसा बताया जा सकता है कि अभी श्रावण के महीने आ रहे हैं, राइट्स, तो श्रावण के महीने में लोग क्या कहते हैं, हिंदू लोग नॉन वेजिटेरियन फूड को टच नहीं करते हैं, और कई सारे उनके रेगुलेशंस होते हैं। या इसके अलावा जो हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे दुर्गा पूजा है, नवरात्रि है, इन दिनों में हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि भाई हम नॉन वेजिटेरियन फूड को हम बैन कर देंगे। पर जो अलग रिलीजन्स के लोग हैं, जैसे क्रिश्चियंस हैं, भाई वो तो खाते हैं, इस मुस्लिम्स हैं वो भी खाते हैं, पर अगर हमने ऐसा कोई रूल रेगुलेशन लाया तो उनके लिए ये उनके इंटरेस्ट के लिए अच्छी बात नहीं होगी। तो यहाँ पर ये वो इसी की बात कर रहे हैं कि अगर जो मेजॉरिटी ग्रुप है वो ऐसा कोई रूल ना ला दे जिससे माइनॉरिटीज़ ग्रुप को मानना पड़े या उनको किसी भी तरह की तकलीफ हो। As the above storyboard illustrate, every society is prone to this tyranny of the majority. Tyranny मतलब किसी के ऊपर तानाशाही करना, ज़बरदस्ती करना। The Constitution usually contains rules that ensures that minorities are not excluded. ये जहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है वहाँ X है। Not excluded from anything that is routinely available to the majority. तो कहीं पर ऐसा ना हो जाए, जैसे कई अभी यहाँ पर कुंभ मेले का जो हमारा सिचुएशन चल रहा था, उसमें कई लोग ऐसा बोल रहे थे कि कुंभ मेला में बाकी जो धर्म के लोग हैं, है ना, अब जो अदर रिलीजन्स को फॉलो करते हैं उनको आने की परमिशन नहीं है, बट विच इज़ नॉट करेक्ट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किसी भी रिलीजियस प्लेस पर या किसी भी पब्लिक प्लेस पर किसी भी दूसरे धर्म के या सेम धर्म के लोगों को जाने की कोई मनाही इस तरह की नहीं है। तो यहाँ पर वो यही बताना चाह रहे हैं कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ऐसा रूल्स है कि ऐसा कुछ नहीं है कि माइनॉरिटीज़ के लिए अलग रूल है और मेजॉरिटी के लोगों के लिए अलग रूल है। Another reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny or domination by the majority of a minority. इसलिए भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है ताकि इस तरह का डोमिनेशन या कोई ज़बरदस्ती जो मेजॉरिटी ग्रुप्स हैं वो ना करें इसके ऊपर जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनके ऊपर। This can refer to one community dominating another, that is the inter-community domination, or members of one community dominating others within the same community, or intra-community domination. अच्छा, inter-community domination मतलब क्या हो गया कि हिंदू लोग जो हैं वो दूसरे धर्म के लोगों को डोमिनेट करेंगे, तो इसको बोलेंगे इंटर-कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल हिंदू पीपल आर डोमिनेटिंग सिख पीपल और जैन पीपल और मुस्लिम पीपल। अच्छा, अब आप देखिए कि हिंदू में भी आपस में डिविजन्स किए हुए हैं, राइट, ब्राह्मण्स अलग होते हैं, क्षत्रिय अलग होते हैं, वैश्य अलग होते हैं, शूद्र। तो ऐसा ना हो कि हिंदू में भी जो आपस में 4 डिविजन्स हैं उसमें जैसे राजपूत लोग बोलेंगे भाई हम ज़्यादा सुपीरियर हैं, ब्राह्मण्स बोलेंगे हम ज़्यादा सुपीरियर हैं, राइट, तो उसमें अभी आपस में भी इस तरह का डोमिनेशन ना हो जाए, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की चीज़ें रखना बहुत ज़रूरी है जिसमें कोई भी ग्रुप ना तो आपस में किसी तरह का डोमिनेशन, तानाशाही या ज़बरदस्ती करे या दूसरे रिलीजन के साथ कोई ज़बरदस्ती या कोई एनफोर्समेंट करे। Now, the third significant reason why we need a constitution is to save us from ourselves. हमें अपने खुद से बचाने के लिए। क्या मतलब है समझते हैं। This may sound strange, but what is meant by this is that we might at times feel strongly about an issue that might go against our larger interest, and the constitution helps us guard against this. इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल समझिएगा। ये एक बच्ची है, कल इसका एग्जाम है, इसके पापा मम्मी बैठकर कोई टीवी शो एंजॉय कर रहे हैं। अब इसके पास 2 रास्ते हैं कि या तो ये बैठकर अपनी पढ़ाई कर ले या फिर ये अपने पापा मम्मी के साथ अपना फेवरेट टीवी शो देख ले। अब इसने क्या चूज़ किया, इसने ये चूज़ किया कि भाई अभी ठीक है मैं पढ़ाई वगैरह अभी अपना ज़्यादा ज़रूरी है, मैं टीवी नहीं देखती हूँ। तो इसने क्या किया, इसने टीवी नहीं देखा और ये जाकर अपनी पढ़ाई में लग गई।
जब ये पढ़ाई में लगी और अगले दिन जब ये एग्जाम देखने गई तो क्या बोल रही, इट्स अ गुड थिंग आई डिड नॉट वॉच टीवी, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर्स। तो जो लास्ट के 2 चैप्टर्स इसने कल शाम को पढ़े जब टीवी नहीं देखा तो इसका फायदा हो गया, इसको कई सारे क्वेश्चंस आ गए। तो वहीं पर ये बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम कॉन्स्टिट्यूशन हमें अपने खुद से भी बचाने के लिए हमें हेल्प करता है। इट विल हेल्प अस टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ, हमें खुद से बचाने के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं जो हमारे खुद के लिए थोड़े से एंजॉयमेंट या थोड़े से एंटरटेनमेंट या थोड़े से मोमेंट्स के लिए हम कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो आगे चल के हमारे ऊपर भारी पड़ सकते हैं, हमें उसका नुकसान। जैसे इस लड़की ने अगर एग्जाम के एक दिन पहले टीवी देख लिया होता तो इसका एग्जाम शायद इतना अच्छा नहीं होता। नाउ अब इसको और थोड़ा डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म में समझते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजन दैट वी माइट टेक दैट कुड हैव अ एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्जर प्रिंसिपल दैट द कंट्री बिलीव्स इन। तो ऐसे हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में हमें आज़ादी है पर कहीं हम ऐसे कोई डिसीजन ना ले लें जो हमारे देश के हित में ना हो। For example, it is possible that many people who live in a democracy might come to strongly feel that party politics has become so acrimonious, acrimonious मतलब जहरीला, नुकसानदायक, that we need a strong dictator to set this right. एग्जाम्पल से समझिएगा, ये बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी से लोग परेशान हो गए। डेमोक्रेसी में लोगों को लग रहा है कि भाई डेमोक्रेसी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, लोग प्रॉपरली अपना डिसिप्लिन्ड बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट बिहेविंग एज अ गुड सिटीजन। तो हमें क्या करना चाहिए, डेमोक्रेसी हटा देनी चाहिए और हमें डिक्टेटरशिप लेकर आना चाहिए। डिक्टेटरशिप मतलब क्या हो गया, तानाशाही, 1 पर्सन 1 रूल लेकर आना चाहिए। और हम गुस्से में हमने ये डिसीजन ले लिया कि नहीं अब हम डेमोक्रेसी नहीं रखेंगे, हम डिक्टेटरशिप लाएंगे। लेकिन डिक्टेटरशिप आपने उस समय इमोशन में, स्वेप्ट बाय दिस इमोशन, they may not realize that this in the long run dictatorial rule goes against all their interest। तो भाई अगर आपने डिक्टेटरशिप लेकर आया, चलो इमोशन में आपकी नहीं डेमोक्रेसी ठीक नहीं है, हम डिक्टेटर, लेकिन लॉन्ग टर्म में डिक्टेटर्स क्या होते हैं, दे आर वेरी रूथलेस लीडर्स। वो आपका भला नहीं करते, वो अपना फायदा देखते हैं। आपके लिए वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट रूल्स लेकर आ जाएंगे, डेथ पेनल्टीज लेकर आ जाएंगे। तो आपको बाद में रियलाइज होगा कि ये तो हमने, तो ये वही बताना चाह रहे हैं दैट कॉन्स्टिट्यूशन विल सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ ऑल्सो, कि कहीं हम इमोशन में कुछ गलत फैसला ना ले लें। इसलिए भी कॉन्स्टिट्यूशन, अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दीज विम्स टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। विम्स का मतलब क्या हो गया, जो इमोशन में आकर हम डिसीजंस ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस ये भी करने से रोकता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्टेटरशिप की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो आप गलत डिसीजंस भी यहाँ पर नहीं ले सकते, जो कि आपने इमोशन में ले लिया, बाद में आपको अफसोस हो रहा है, यू आर डिपेंडिंग ऑन दैट। इट डज नॉट अलाउ फॉर द इजी ओवरथ्रो ऑफ प्रोविजंस दैट गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजंस एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम। आप बहुत ही आसानी से इन चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकते। क्या नहीं ख़त्म कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को आप ख़त्म नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स से हमें क्या क्या मिलता है, हमें सिटीजन के राइट्स मिलते हैं, हमें फ्रीडम के राइट्स मिलते हैं, फंडामेंटल राइट्स में, इन्हें ऐसे ही आप किसी आसानी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़। ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसके ओवरऑल वेल फंक्शनिंग के लिए, बेटरमेंट ऑफ पीपल के लिए, ग्रोथ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। By the beginning of the 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. 1900, 1910, 1920 इस पीरियड की बात करें, 20th century शुरू हुई, इस पीरियड की बात चल रही है। एंड वी हैव सीन दैट, अभी आगे भी हम पढ़ेंगे, नेशनल स्ट्रगल एंड द पोस्ट फ्रीडम, द मेकिंग ऑफ इंडिया, कि कई सालों से, कई दशकों तक हमने स्ट्रगल किया। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिनिंग एंड प्लानिंग व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक। अब कई सारे यहाँ पर एजुकेटेड लीडर्स थे हमारे, वो ये भी सोचकर बैठे हुए थे कि जब हमारी कंट्री आज़ाद हो जाएगी तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या क्या वहाँ पे अलग अलग रोल्स होंगे, क्या फंक्शंस होंगे, इकोनॉमी कैसे रन होगी, लोगों के राइट्स क्या होंगे। अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल्स दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग। अभी ब्रिटिश के जो कॉलोनियल रूल था उस समय तो हमने अपना कोई रूल रेगुलेशन बनाया नहीं, हमें तो जो बोला जाता था वो करना पड़ता था। और जो ऐसे रूल्स थे जो हमने खुद अपने लिए बनाए भी नहीं थे, दूसरों के, ब्रिटिशर्स के स्पेशली बनाए हुए रूल्स थे जो हमारे ऊपर एनफोर्स कर दिए गए थे, हमारे ऊपर थोप दिए गए थे, हमें उन्हें मानना पड़ता था। तो
जब फ्रीडम की बात आई, जब स्ट्रगल की, तो लोगों ने ये सोचा कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी तो उसके बाद हम किस तरह का स्ट्रक्चर अपना बनाएंगे. The long experience of authoritarian rule under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. तो उन्होंने उसी वक्त सोच लिया, looking at the exploitations which the British officials were doing on the Indian citizens, उस समय उन्होंने सोचा कि हम अपने हर एक सिटीजन को इक्वल राइट देंगे, सभी को हम गवर्नमेंट के प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करने का बराबर मौका देंगे, सभी को समानता का अधिकार देंगे, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देंगे. What remained to be done then was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning. अब इन्होंने सोच तो लिया कि सबको समानता का अधिकार देंगे, लेकिन देंगे कैसे? 80% इंडियन पॉपुलेशन तो अनएजुकेटेड थी, तो उनको समानता का मतलब ही नहीं पता, अधिकार कैसे देंगे आप? दिस वॉज डन नॉट ओनली बाय 1% बट अ ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल. क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे? टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है तो पूछा जा सकता है. 300 पीपल हु बिकेम मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1946. रिमेंबर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन 1946 में हुआ और उन्होंने अपना 3 सालों तक काम करके 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए. Who met periodically for the next 3 years to write the Indian Constitution. यहाँ पर शायद ये क्वेश्चन आपको बन जाए, 1 मार्क के लिए ट्रू फॉल्स पूछ ले कि कितने साल लगे थे, तो 3 साल लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए. Now comes a big task. It was very very difficult to make 300 people sit together and think on a common cause. There was an extraordinary sense of unity amongst the members of Constituent Assembly. Each of the provisions of the future constitution, provision मतलब जो उसके rules थे, जो regulations थे, it was discussed in great deal and there was a sincere effort to compromise and reach an agreement through consensus. अभी देखिए, आप 300 लोग बैठे हैं लेकिन डिसाइड कर रहे हैं 50 करोड़ लोगों के बारे में. मतलब एट दैट टाइम आवर पॉपुलेशन वाज क्लोज टू 35 to 40 करोड़ की हमारी, तो 300 people are thinking about 40 crore people, and all these 300 people are coming from different background, coming from different education, coming from different culture, coming from different language. अलग अलग लैंग्वेज के लोग थे, नॉर्थ इंडिया से भी थे, साउथ इंडिया से थे, ईस्ट इंडिया से थे, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, हर जगह के लोग यहाँ पर आए हुए थे और सभी के विचार अलग अलग होंगे, थॉट्स अलग अलग होंगे, तो सभी को एक साथ जोड़ना, सभी को एक साथ एक पॉइंट पर सहमत हो जाना, दिस वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क और इसमें बहुत ही उन्होंने सिवियर और बहुत ही सिंसियर एफर्ट्स लिए थे. द अबव फोटो शोज सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, इनको तो द स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया, इनको मैन ऑफ यूनिटी कहा जाता है, इनके ऊपर द नेशनल यूनिटी डे बनाया हुआ है 31 अक्टूबर में, उनका बर्थडे है ये. प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पूरे देश को एक करने का काम है ना, यूनाइट करने का काम किया, इसीलिए इनके बर्थडे पर हमने नेशनल यूनिटी डे भी बनाया हुआ है. ये सामने उनकी फोटोग्राफ है, थोड़ी सी ब्लर हो गई है बिकॉज ऑफ एक्सटेंशन, पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज द सरदार वल्लभ भाई पटेल.